हम अपने पापा के साथ ही थे जब ये सब कुछ हुआ। तो हमारे पापा हमें ही बचाने के चक्कर में वो ब्लास्ट हो गया एंड देन वहाँ पे पापा की डेथ हो गई। हम इसे को डिस्ट्रिक्ट पुंछ के गुरुद्वारे के बिल्कुल पास है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की वायलेशन की जाती है। उसका नतीजा डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ के लोगों को जो है भुगतना पड़ा है। यहाँ पे सिविलियन की डेथ हुई है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के ऊपर जो है अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए यहाँ पे उनके लोकल हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर जब ये वारदात हुई, जब पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की वायलेशन की गई तो शेल यहाँ पे पड़े, जब स्प्लेंडर अंदर आए, कितना ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है। भाई आप मेरे को बताएं, इस वक्त जो है दुख की घड़ी है आपके लिए। हम चाहते भी नहीं थे कि आपसे बातचीत करें, लेकिन फिर भी आप हमें बताएं, जब शेल पड़ा और इस घर के अंदर कौन था और कितना ही बड़ा लॉस हुआ आपका। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। मैं आपका पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस स्थिति में आप यहाँ पर आके हमें कवर कर रहे हैं। और इंटरव्यू करने का सिर्फ मेरा भी यही पर्पज़ है कि ऑल ऑफ द इंडिया को ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि मीडिया तो बहुत आ रहा है और पहले नहीं जो आए हैं, बट बताना ज़रूरी है देशवासियों को कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। और रही बात आपका सवाल की कि यहाँ पे उस दिन क्या हुआ और कैसे हुआ, जो जिनके जो शहीद हुए हैं वो मेरे छोटे चाचा जी लगते थे। मेरे फादर साहब के बाद उनके एक दो छोटे भाई हैं। पहले हैं सरदार हरजीत सिंह जी, दूसरे हैं सरदार अमरीक सिंह जी, जिनकी मृत्यु हो गई है इस कार्य में। 7 तारीख की सुबह जैसे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने या हमारी गवर्नमेंट ने 6 तारीख को ही अनाउंस कर दिया गया था कि मॉक ड्रिल यहाँ परफॉर्म होने वाली है। बट नेवरदिलेस वो मॉक ड्रिल पुंछ सिटी में या किसी बॉर्डर जगह में कहीं नहीं परफॉर्म की गई। ड्रिल के नाम के ऊपर सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट वार हुई, जी। जिस वार की और एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी की वजह से हमने अपना घर का मेंबर खो दिया। और आप देख सकते हैं कि बाकी न्यूज़ चैनल में बिहार में, मध्य प्रदेश, गुजरात में मॉक ड्रिल सिर्फ वहाँ पे कैमरा लेके बाइट शूट करके वहाँ दिखाया गया कि स्कूल के बच्चों को सिखाया गया कि ड्रिल कैसे परफॉर्म करनी है, वॉर सिचुएशन में कैसे करना है। यहाँ पे अगर 1 डेढ़ घंटा शेलिंग लेट होती तो स्कूल की बच्चों के इतने बच्चों की मौत हो सकती थी कि आप हिसाब नहीं लगा सकते कितनी कैजुअलिटी हो सकती थी। तो ये मैं एक सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक हिलाना चाहता हूँ कि उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर के लोग हैं वो कीड़े मकोड़े नहीं हैं, इंसान रह रहे हैं। इलिटरेट लोग नहीं, लिटरेट लोग रह रहे हैं। यहाँ के जेन्युइन और अपना वाइस टैक्स पेयर्स हैं जो गुड सर्विस टैक्स भर करके अपना पेट पाल रहे हैं। और रही बात सरदार अमरीक सिंह जी की, वो एक बड़े ही वेल नोन पर्सनैलिटी थे पुंछ के, मेरे चाचा जी थे, हमको उन्होंने पाला हुआ है। और यहाँ पे पूरी पुंछ में ऐसा कोई, मैं कहता हूँ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, हिंदू से लेके सिख से लेके मुस्लिम से लेके, जो उनको नहीं जानता और जहाँ पे वो नहीं पहुँचते। और उसके बाद जो 7 तारीख की बात है, 7 तारीख को भी एज यूजुअल कुछ ड्रिल के बारे में हमको बताया नहीं गया, कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। सभी लोग अपने अपने काम करने के लिए घरों से सुबह सुबह बाहर निकले। वो भी गुरुद्वारा साहब से घर आ रहे थे। आते ही जब उन्होंने देखा कि सिटी में कहीं भी शेलिंग हुई है, आवाज़ आई, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे 47 के बाद शेलिंग होती है। ये पेरीफेरीज पे ऑलरेडी शेलिंग होती है। ये बॉर्डर के लोग हैं, ये इतने राशन लेके रख लो नहीं हो रहे। 2 से 3 दिन पहले पुंछ एरिया के एटीएम के बैंक के एटीएम में कोई पैसा नहीं था, लोगों के पास कैश फ्लो नहीं था, लोगों के अकाउंट्स में पैसा नहीं था, दुकानें बंद थी। गवर्नमेंट को इतना नहीं था कि कोई हम पीसीआर यहाँ पे एक तैयार रखें, एक फायर ब्रिगेड तैयार रखें, एम्बुलेंसेज तैयार रखें। 3 दिन तक यहाँ पे वाटर सप्लाई काट दी गई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काट दी गई। अगर शेलिंग को छोड़ दीजिए, अगर ये 3 बेसिक एम्यूनिटीज वैसे काट देंगे आप, खाना रोटी बेसिक एम्यूनिटी हॉस्पिटलाइजेशन सारा कुछ ये पहले ही खत्म हो जाएगा, बंदा वैसे ही मर जाएगा, शेल की जरूरत ही नहीं है। ये सब कुछ जैसे ही हुआ, उन्होंने बच्चों को अपने अंदर किया और इतने में ही उन्होंने चलो बोला साफ सफाई करता हूँ। दुकान से कुछ आटा दाल चावल या कुछ सामान लेकर के उन्होंने एक अंदरों अंदर बेसमेंट से ना एक छोटी छोटी विंडो है जहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं दुकान को। बस वही एक्सेस करके उन्होंने कुछ बच्चों के लिए दाल चावल आटा अपने लिए लेकर के आ रहे होंगे। तो इतने में बाहर शेल गिर जाता है। जैसे ही शेल गिरता है तो मेरे जो बड़े चाचा जी हैं, वो जहाँ बैठे हैं अपने इस फ्लोर से थे, यहाँ से वो अपना कुछ सामान समून ले रहे थे और कोई नीचे से जा रहा था, उससे बातचीत कर रहे थे।
वो यहाँ खड़ रहे थे, उस शेल के जो स्प्रिंटर्स हैं 6-6 इंच 7-7 इंच के स्प्रिंटर्स उनके हाथ पे लगे और उनके हाथ की ये दोनों उंगलियां ऐसे लटकनी शुरू हो गई और उनको वो यहाँ पे इतनी आवाज थी, वो सुन्न हो गए कि मैं क्या करूं। शोर डल गया, उनकी बच्ची ने उनके हाथ बांधा, नीचे से शोर आना शुरू हो गया, बड़े पापा को बुलाओ, ये करो वो करो। ये बेचारे हाथ बांध के पैनिक में फटाफट वो भागे नीचे। नीचे जाके क्या देखते हैं रोड के ऊपर, तो एक हमारा यहाँ का नेबर है वो उल्टा पड़ा है। इंसानियत के नाते मेरे बड़े चाचा जी ने और मेरी चाची जी ने उसको उठाया, सीधा किया, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी। और अंदर से फिर शोर आना, उन्होंने उसको थोड़ा साइड पे करके तो फटाफट अंदर को गए, अंदर जाके उन्होंने बोला उनको बचाओ, वो हिल नहीं रही है, नहीं। अभी ये बाहर ही थे तो उन्होंने देखा कि शटर जो है उस उनकी दुकान का, उसकी दुकान के शटर में से खून की ऐसे नदियां बह रही हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने खोल दिया, अंदर से कोई नलका खोल दिया, पानी की तरह खून बह रहा है। फिर भी इन्होंने हिम्मत की, इंजरी के साथ, एक टूटे हुए हाथ का, इतना यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई बिल्कुल, कि यहाँ पे एक तो पहले बताया नहीं गया, ऊपर मदद क्या कर रही थी इस छोटे बच्चे ने। आप देख सकते हैं ये बच्चा 7th पढ़ता है और मेरे जिनके उनका हाथ देख सकते हैं आप, ऐसे हाथ में लोग बेड से नहीं हिलते। उन्होंने इस हालत में, और इस बच्चे ने अपने फादर की बॉडी को खिंच खिंच के वहां से बाहर निकाला। इससे बड़ी और दुखदायक की क्या बात होगी। ठीक है, बाहर निकाला उनको, फिर यहाँ पे फिर एम्बुलेंस कोई नहीं, कुछ नहीं। फिर लोगों को चीख चीखे, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के, किसी की यहाँ से बेचारे की गाड़ी पकड़ी, उनको समहाउ उसके बीच में डाला, फिर लेके गए वहां पे, हॉस्पिटल गए तो उन्होंने पहले डेथ डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद तो चांस ही नहीं कि कोई इंसान बच जाए। सीज फायर, चलो हम भी चाहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, ये वॉर खत्म होनी चाहिए। कौन चाहता है कि इनोसेंट लोगों की जान जाए, ना हम चाहते हैं ना कोई चाहता है। बट ये है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को इतना गौर करना चाहिए कि एक अगर क्रिकेटर, अगर विराट कोहली आईपीएल खेलने के लिए ग्राउंड में उतर रहा है तो वो भी पैड पहन के उतरता है। हमारे साथ शहीद अमरीक सिंह साहब की बेटी है। आपका नाम क्या है? जपनीत कौर। आप किस क्लास में हो? मैं 11th में हूँ। मुझे बताओ कि जब ये इंसिडेंट हुआ, जब आपके फादर जी शहीद हुए, उस वक्त आप कहाँ पे थे? हम अपने पापा के साथ ही थे जब ये सब कुछ हुआ। तो हमारे पापा हमें ही बचाने के चक्कर में वो हमें, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अभी इन्होंने आपको बताया कि मार्केट एरिया में वहाँ पे शेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने हमें सेव करने के लिए वो हमें बेसमेंट एरियाज़ में लेके गए नीचे। तो अभी हम नीचे गए एंड हमने अपना शटर ओपन किया। हम अभी मतलब पीछे गए भी नहीं, जहाँ पे मतलब जो सेफ प्लेस है एक, वहाँ तक अभी हम पहुँचे भी नहीं थे कि उस टाइम पे वहाँ पे मतलब ब्लास्ट हो गया एंड देन वहाँ पे पापा की डेथ हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी? गवर्नमेंट इंडिया से तो मैं क्या ही कहूँगी, क्योंकि हमारे लिए तो जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है। अब सीज़ फायर हुआ है, उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि जो लोग मैक्सिमम जो 80% लोग उनसे जो चले गए थे वो वापस भी आ गए। एंड अब थोड़ा सा लोगों के मन से जो डर थोड़ा जो उनके मन में था वो थोड़ा सा कम हो गया है। और काफ़ी अच्छा है कि और जो पब्लिक, जो इनोसेंट पब्लिक है, जो इस चक्कर में आके, जो इस ऑपरेशन के दौरान जिनकी जान जाती है या फिर जिनको इंजरी होती है, एटलीस्ट उनकी लाइफ तो सेफ़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपको यहाँ पे अगर आपको इंजरी होती है तो आपको वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें। यहाँ से आपको उसके लिए भी आपको 250 किलोमीटर ट्रैवल करके जम्मू जाना पड़ता है ताकि आप अपनी इंजरी को ट्रीट कर सकें। तो बस। आपके फादर के बगैर आपकी इनकम और सोर्स क्या है? देखो, जो हमारे फादर थे वही एक पर्सन थे जो हमारी मतलब जो हमें सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, जिनकी वजह से हमारा जो घर पूरा चलता था। तो अब वो नहीं है तो हमें उसके लिए काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ही इज़ द ओनली मैन घर पे जो हमारी हर एक डिमांड्स पूरी करते थे, हमारी एजुकेशन जो है वो चला रहे थे अभी फ़िलहाल के लिए। एंड जो नॉर्मल जो घर की जो भी मतलब ज़रूरत होती है वो मेरे फादर ही पूरी करते थे। एंड ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उनके जाने के बाद वो कंटिन्यू रहे, वो चीज़ हमारी एजुकेशन वापस से कंटिन्यू रह सके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जनरल पब्लिक अवेयर किया जाए, सायरन बजाए जाए, पीसीआर यहाँ घुमानी चाहिए, कम से कम 5 फायर ब्रिगेड सिटिंग के अंदर होनी चाहिए, 3 से 4 एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, मेडिकल स्टाफ के उनको भी बंकर्स मिलने चाहिए, जो डॉक्टर्स की टीम है उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलनी चाहिए एटलीस्ट, कि भाई अगर कहीं वार हो गई या कुछ हो गया तो वो गाड़ियां एट मौके पे विक्टिम के पास पहुंच सके।
बाकी मेरा देश महान, मेरा भारत महान बोलने से तो कुछ चलने नहीं वाला, जब तक आप यहाँ पे कुछ आके नहीं करने वाले। होर्डिंग्स, इतनी बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं यहाँ पे, हमारी देश में ये हो गया, वो हो गया, ये तरक्की होगी, वो होगी। उस होर्डिंग के ऊपर पैसा मत खर्चो, यहाँ पे एम्बुलेंसों के ऊपर पैसा खर्चो, उस ऑपरेटर्स के ऊपर पैसा खर्चो जिससे इस बंदे की हाथ ठीक हो। हमारे जैसे और बंदों के साथ, हमारे साथ हो गया और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये यही अपील रहेगी।